हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों का चैप्टर चल रहा है मनी और क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। इससे पहले वाला जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया था उसमें हमने पढ़ा था मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था ये हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है मनी और क्रेडिट। प्रीवियस टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने इसमें देखा था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहा जाता है या मनी यूज क्यों करी जाती है। ठीक है, आज हम देखेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में हम आज देखेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा 10th के स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें ताकि उन्हें हेल्प मिल सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो फॉर्म्स हैं मनी के वो कौन कौन से हैं आज के समय में, आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में कौन कौन से फॉर्म्स चल रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। We have seen that money is something that can act as a medium of exchange in transaction। अब जो मनी क्या है, हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है ट्रांजेक्शन में। ठीक है, ट्रांजेक्शन को इजी कर देता है बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन। अब बात करी जा रही है कि कॉइन से पहले अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर वॉज यूज्ड एज मनी। अब बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको मनी के तौर पे यूज किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अब ये ध्यान रखिएगा, ये आपका एक बहुत अच्छी क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, सिंस वेरी अर्ली एजेस इंडियंस यूज्ड ग्रेन्स एंड कैटल्स एज मनी। अब ये आपका ध्यान रखने वाली चीज है कि स्टार्टिंग की जब बात करी जा रही है तो स्टार्टिंग में आपका क्या था, मनी तो थी नहीं, तो मनी की जगह क्या चीज यूज करी जाती थी, ग्रेन्स और कैटल्स, अनाज और जानवरों को यूज किया जाता था। ठीक है, Thereafter came the use of metallic coin। देन इसके बाद क्या चीज आई, आपका मेटलिक कॉइन यूज आया, है ना। अब मेटलिक कॉइन्स में आपका क्या था, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स थे। गोल्ड के, सिल्वर के और कॉपर के कॉइन्स थे, उन्हें यूज किया जाता था। अ फेज विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी। अभी लास्ट सेंचुरी तक ये फेज चला आ रहा था कि गोल्ड के, सिल्वर के और कॉपर के कॉइन यूज होते थे। ठीक है, सिंपल सी बात हुई, इसमें कोई ज्यादा चीज नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है आपका, ये देखिए, जो अभी हमने देखा था स्टार्टिंग के जो हमारे कॉइन्स थे अर्ली, जिसमें पंच मार्क कॉइन्स थे, मतलब उनके ऊपर सिर्फ निशान होता था, कुछ लिखा नहीं होता था। देन उसके बाद कॉइन्स आए, उनके ऊपर राजा के फोटोग्राफ्स आए, जैसे अभी गुप्त कॉइन्स है। देन इसके बाद ये आपका मिडिवल पीरियड के कॉइन्स हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि अकबर के कॉइन है, तुगलक कॉइन है, इनके ऊपर लिखा हुआ है। और ये हमारा आज का मॉडर्न कॉइन है। ठीक है, इस तरीके से हमारा कॉइन्स का आपका क्या हुआ है, एक तरीके से विकास हुआ है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है हमारा करेंसी। ठीक है जी, अब यहां पर हम ध्यान देंगे करेंसी के ऊपर हम बात करेंगे। ये आपका एक सबसे पहली वाली जो लाइन है, ये आपकी बोर्ड की 1 मार्क की एक क्वेश्चन बना था आपका, शायद 2019 में क्वेश्चन बना था आपका। ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। तो आपसे सिंपल सा ये पूछा गया था कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी कौन कौन से होते हैं। तो इसमें दो ही होते हैं आपके, पेपर नोट और कॉइन्स को हम मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी बोलते हैं। अनलाइक द थिंग्स, अब यहां से आप ध्यान रखिएगा, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात करी जा रही है, ये पूरा का पूरा यहां तक। ठीक है, अनलाइक द थिंग्स that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and coin। तो जैसे कि अभी हम इससे पहले वाला टॉपिक हम पढ़ चुके थे, या आप ये वाला जो बगल में साइड में पिक्चर देख रहे हैं आप, अब इस पिक्चर में आप जब आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो कॉइन है आपका, ये गोल्ड का कॉइन है। ये जो आप कॉइन देख रहे हो ये गोल्ड का कॉइन है आपका। और ये जो ऊपर एक गुप्तास का कॉइन देख रहे हो ये भी आपका गोल्ड का कॉइन दे रखा है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है इसमें, अब पहले के टाइम में क्या होता था, जो प्रीसियस मेटल्स की होती थी करेंसी, गोल्ड की या सिल्वर की या कॉपर की होती थी। ठीक है, ओके। देन इसके साथ साथ आपका क्या होता था, एंड अनलाइक ग्रेन द कैटल दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज।
अब यहाँ पे इसके साथ साथ क्या है, जो कैटल थे और आपका ग्रेन था, है ना, ग्रेन और कैटल वो भी आपका एज अ करेंसी के यूज में ही पहले करे जाते थे, उनका भी डे टू डे लाइफ में यूज था। ठीक है, ग्रेन्स का और कैटल का भी डे टू डे लाइफ में यूज था। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। अब ये लाइन जो है आपकी बड़ी सही इंपॉर्टेंट लाइन कह सकते हो या समझने वाली लाइन है आपकी। जो मॉडर्न करेंसी है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉडर्न करेंसी का जो एक काम है एक्सचेंज करना, इसके अलावा वो कोई और वर्क नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपका गोल्ड और सिल्वर होता है, इसको आप किसी भी चीज में आप बदल सकते हैं और आप बना सकते हैं। कॉइन्स के यूज में भी किया जा सकता है। देन इसके बाद गला के इसको आप हार भी बनवा सकते हैं, नेकलेस भी बनवाया जा सकता है, रिंग भी बनवाई जा सकती है। तो इसके दो यूज हो गए अपने आप ही। अब ग्रेन और कैटल है, इसके भी डबल यूज हो जाते हैं। ठीक है, अनाज को खाया भी जा सकता है और बेचा भी जा रहा है, एक्सचेंज भी किया जा रहा है। कैटल से आप डेयरी प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं या फिर उसको आप एक तरीके से कंज्यूम भी कर सकते हैं या फिर उसको आप यूज कर रहे हैं। लेकिन जो मॉडर्न करेंसी होती है इसका जो यूज है ये सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही है, इसे आप बाकी किसी भी काम में नहीं ला सकते हैं। ठीक है ना, जो इसका एक ही काम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, चीजों को बदलने में सहायता करना। इसके अलावा ये और कोई काम नहीं कर सकता। आप इसे खा नहीं सकते, कॉइन को आप चबा नहीं सकते, सिंपल सी चीज है आपकी, है ना। ना ही आप कॉइन का आप कुछ ऐसा कर सकते हो या पेपर नोट का पैसा नहीं है कोई माला बनाओगे या चीजों करोगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज लाइन बहुत अच्छी बोली गई है, मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। उसका जो यूज है उसके अलावा और कुछ नहीं है। क्लियर। अब जो सेकंड है ये आपकी जो लाइन है ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये बड़े ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर बहुत अच्छे से। देन व्हाई इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब जो आपके पेपर नोट और कॉइन्स है उनको, मनी को, आपका करेंसी जो है आपका, उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे क्यों एक्सेप्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, हाँ ये जो आपका बॉक्स है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बॉक्स है। ठीक है, इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। अब जो करेंसी होती है जैसे पेपर नोट हुए, कॉइन्स हुए, उन्हें ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे क्यों यूज किया जाता है, उसी को करेंसी के तौर पे क्यों यूज किया जा रहा है। तो इसका एक सिंपल सा रीजन क्या दिया है, जो करेंसी होती है उसको ऑथराइज्ड कौन करता है, आपका जो देश की गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री होती है, जब वो ऑथराइज करेगी तभी वो करेंसी मानी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी के टाइम में, अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में ही आपका पहले जब आपके जो नोटबंदी हुई थी, जब 500 और 1000 के जो नोट थे उनको बंद कर दिया गया था, तो एक दिन पहले तक वो बिल्कुल चलन में थे, उसके बाद भी काफी रहे, लेकिन फिर ये बोल दिया गया धीरे धीरे इनको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, अब फिर उसके बाद क्या हुआ, पुराने नोटों को हटा के नए नोटों को ला दिया गया। अब पुराने नोटों की कोई वैल्यू नहीं है, वो 1000 का जो नोट होता था आज उसकी 1 रुपए की भी वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि अब उसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज करना बंद कर दिया है। ठीक है, अब उसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सिंपल सादा सा क्वेश्चन है कि भाई आपका जो मनी है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट क्यों किया जाता है मीडियम एक्सचेंज के तौर पे, क्योंकि जो करेंसी होती है उसे ऑथराइज कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। ठीक है, कंट्री की गवर्नमेंट उसको ऑथराइज करती है तभी वो करेंसी बनती है, नहीं तो करेंसी नहीं बनती है। क्लियर बेटा। देन इसके बाद अब जो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे आपका, अब वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी यहां पर। ठीक है, इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो भारत में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो आपकी करेंसी इश्यूज करता है। ठीक है, किसके बिहाफ से करता है, किसके कहने पे करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे वो करता है। सिंपल सी चीज हुई, एक लाइन ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा इसको। ठीक है, देन दूसरी चीज क्या है, एज पर इंडियन लॉ, अब हमारे यहाँ के कानून के हिसाब से नो अदर इंडिविजुअल
और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। अब हमारे यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल है ना, उसको ये इजाजत नहीं है कि वो अपनी कोई करेंसी इशू कर दे। ठीक है, जो गवर्नमेंट इशू करेगी उसके अलावा कोई भी अपनी करेंसी इशू नहीं कर सकता, कहीं पे भी नहीं कर सकता। मोरोवर द लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया। अब इंडिया में कोई भी जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो किस में होगा, आपका रुपी में होगा। कोई भी उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता, कोई भी मना नहीं कर सकता कि जो भी ट्रांजेक्शन की रुपी में ट्रांजेक्शन नहीं होगा, जितना भी इंडिया में ट्रांजेक्शन होगा रुपीज में ही होगा। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपी। अब अगर किसी को पैसों रुपयों में आपका पेमेंट किया जा रहा है तो वो मना नहीं कर सकता है, सिंपल सी चीज है, वो मना नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया लाइन है आपकी, बहुत सही लाइन है आपका, हैंड्स। ये लाइन आप ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन दे रखी है आपकी, द रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसकी वजह से रुपी को ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये आपकी बात हो गई सिंपल सी। अब यह आपका क्वेश्चन बन जाता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। सिंपल सी लाइन दे देंगे एनसीईआरटी की, द रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हाउ, एक्सप्लेन। कुछ भी आपका दे दिया जाएगा, बोर्ड में आपको बोला जाएगा, उसको आप बताइए। तो आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सा पॉइंट था। यहाँ पर क्या है, जो करेंसी है रिजर्व बैंक इशू करता है, किसके बिहाफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट के। देन उसके बाद कोई भी इंडिविजुअल अपनी करेंसी नहीं पब्लिश कर सकता है, ठीक है। और इंडिया में क्या लीगलाइज है, रुपी लीगलाइज है मीडियम ऑफ पेमेंट के तौर पे। और कोई भी अगर किसी को भी रुपीज में पेमेंट करी जा रही है तो वो मना नहीं कर सकता है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये हुआ आपका एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट चीज है ये आपका डिपॉजिट विद बैंक्स। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, किस चीज को हमें ध्यान रखना है कि डिपॉजिट विद बैंक्स क्या है, ठीक है। अब इसे हम देखते हैं। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, थोड़ा समराइज कर देता हूँ, तो इसमें आपको क्या चीज़ है, इसमें बोला गया है कि भाई जैसे हम लोग क्या है, हमारे पास पैसा होता है तो हम उसे डिपॉजिट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको जैसे पर मंथ क्या बोलते, पर मंथ पूरा काम करने के बाद हमें जब सैलरी मिलती है तो जो हमारे खर्चे वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है उसको हम रख लेते हैं। देन इसके बाद जो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है उसको हम क्या करते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं। अब बैंक में जमा कैसे होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको पता होगा। हम बैंक में जाएंगे, पहले हमें बैंक में हमारा एक अकाउंट होना चाहिए। जब हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा देन उसके बाद हम उसमें अपना जितना भी मनी होता है उसमें हम जाके डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपका, जो बहुत ही कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ की जो नीचे की लाइंस हैं, ठीक है। अब हमने बैंक में अकाउंट खुलवा दिया, हमने बैंक में पैसा दे दिया। अब पैसा देने के बाद जब हमें जरूरत पड़ी तो हम बैंक से जाके सामान मनी निकाल कर ले आते हैं, ठीक है। उसी को आपका बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि पैसा आपने जमा कर रखा है बैंक में। जब आपको जरूरत हुई, जब आपकी डिमांड क्रिएट हुई तो हम जाते हैं, पैसे निकाल कर ले आते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ से आपकी लाइन शुरू होगी, द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड, ठीक है। जब बैंक अकाउंट्स में आपका जो डिपॉजिट होता है उसको हम विड्रॉ करते हैं जब हमें जरूरत होती है, जब हम उसकी डिमांड करते हैं। दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। इसको हमारा क्या बोला जाता है, डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट क्या होती है आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड, दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। क्लियर, सिंपल सी चीज है। अब चलिए नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या, इसी में जब आगे चीज बात बोली जा रही है, अब इस वाले पैरा को हम थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल बातें हो रही हैं इसमें। अब डिमांड डिपॉजिट हमारे लिए एक चीज और देती है ना, एक ऑफर और क्रिएट करती है हमारे पास। डिमांड डिपॉजिट क्या करती है, इंटरेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है हमें। इट इज दिस फैसिलिटी विच lends it the essential characteristics of money that of a medium of exchange you would have
heard a payment being made by checks instead of cash। ठीक है, ये वाली लाइन बड़ी अच्छी लाइन है आपकी। For payment through check, the payers who have an account with the bank make out a check for a specific amount. A check is a paper instruction। ठीक है, अब यहाँ पे पहले रुकते हैं हम थोड़ा सा, यहां तक हम देखेंगे अभी। ठीक है, यहां तक हम देखते हैं। तो यहां तक आपका क्या बोल रहा है, डिमांड डिपॉजिट क्या है, हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। अब फैसिलिटी क्या चीज है आपकी, ये हमें ध्यान रखनी है कि फैसिलिटी कौन सी फैसिलिटी की बात करी जा रही है। ठीक है, यहां तक का आपको ध्यान रखना है, क्या फैसिलिटी करी जा रही है। कई बार क्या होता है, जो लोग होते हैं वो कैश की जगह चेक से पे करते हैं, है ना, चेक देते हैं। ठीक है, अब वो चेक किसका होता है, जिस अकाउंट में उनका अकाउंट होता है उसी अकाउंट का उनको एक चेक बुक मिली होती है जिसको वो देते हैं और उससे वो पेमेंट करते हैं। सिंपल। अब चेक क्या होता है, सिंपल से ये तो आपको पता ही होगा, चेक सबने देखा होगा, है ना। अब ये ध्यान रखना, यहां से ये एक स्टार्ट होगा, ये छोटा सा बॉक्स है आपका। अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्शन द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन whose name the check has been issued। अब चेक बुक, चेक सबने देखा हुआ है। अब जैसे कि अकाउंट होता है तो हम क्या करते हैं, उस पर जिसको पे करना होता है उसका नाम लिख देते हैं, देन उसके बाद उसे जितना अमाउंट पे करना है उसको लिख देते हैं, डेट डाल देते हैं, साइन कर देते हैं। तो हम एक तरीके से क्या है, हम बैंक को बोल रहे हैं कि भाई ये जो आदमी है इसको आप इतने रुपये पे कर दीजिए मेरे अकाउंट में से। ठीक है, क्योंकि ये चेक किसका है, मेरा है। क्लियर सी चीज है। तो चेक से फायदा भी होता है। अब देखिए यहाँ पे एक दिखा रखा है, हमारी बुक में एक चेक दे रखा है, ये एक चेक बुक चेक है। अब प्रेम कुमार है, उन्हें पैसे देने हैं, तो सचिन ने उन्हें पे करना है, 57,000 पे करना है, तो उनका नाम। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान रखना क्या क्या चीजें, देखिए उनका नाम आया, यहाँ पे अमाउंट आया, ये यहाँ पे उसका अमाउंट बना हुआ है, और ये जिसका अकाउंट है उसने आपका साइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर उसने अकाउंट पे कर दिया कि भाई अकाउंट से ही पे होंगे, यहाँ पर उसकी डेट है। ये बिल्कुल आपके पास चेक रखा हुआ हो तो अभी देखना आपके फादर का होगा, चेकबुक होगी, उसको आप निकाल के देख के समझ सकते हो हाँ क्या चीज बात करी जा रही है। अब देखिए यहाँ पे सारी चीजें बता रखी हैं, जैसे अकाउंट नंबर बता रखा है ना, देन इसके बाद आपका ये बैंक की ब्रांच कोड दिखा रखा है, देन ये चेक नंबर दे रखा है, और ये कोडिंग दे होती हैं। ये कोड्स क्या होते हैं, बैंक यूज करते हैं। तो चेकबुक में ये सारे चेक से हमें ये सारा का सारा फायदा होता है। क्लियर, सिंपल सी चीज है, चेक को समझना तो बहुत सिंपल सी चीज थी। ठीक है ना। अब उसके लास्ट में आपका क्या बोल रहा है, थर्स वी सी दैट डिमांड डिपॉजिट शेयर द एसेंशियल फीचर ऑफ मनी। The facility of check against demand deposit make it possible to direct settlement payment without the use of cash। अब सिंपल सी चीज है, डिमांड डिपॉजिट से आपका क्या हो गया, डायरेक्ट सेटलमेंट हो सकता है, चेक दे दिया विदाउट कैश का यूज करे हुए, सिंस डिमांड डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मींस ऑफ पेमेंट। अब जो डिमांड डिपॉजिट होता है, जो चेक होता है आपका, वो बहुत हर जगह पे करीबन 90% जगह पे उसको एक्सेप्ट किया जाता है विद करेंसी। दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी। अब जो चेक होता है उसको भी एज अ करेंसी के तौर पे देखा जाता है। यू मस्ट रिमेंबर, अब हमें इस चीज में, सब चीजों में क्या ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है, बैंक की थोड़ी सी बात करी जा रही है आपका, ये लास्ट जो पैरा है आपका, ये बैंक की बात कर रहा है। एक सेकेंड, हाँ अब हम बात करते हैं। यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट द बैंक प्ले हियर। अब बैंक यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसकी अभी तक बात नहीं हुई, जिसकी हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम बात करेंगे। अब बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपका, बैंक में ही अकाउंट है, बैंक में ही पैसा है, और बैंक को ही चेक दिया जाता है तो वो पे कर देता है। बट फॉर द बैंक there would be no demand deposit and no payment by check against these deposits। अब जितना भी ये काम हो रहा होता है उसके अगेंस्ट में बैंक कभी आपसे कोई भी पैसा नहीं लेता है। सिंपल सी चीज है, बैंक सारे काम कर रहा है, आपका पैसा भी डिपॉजिट कर रहा है, आप जो उसको चेक भिजवा रहे हैं, चेक भी वो पूरा का पूरा कैश करके दे रहा है, चेक बुक भी दे रहा है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सुविधाएं देता है, लेकिन बैंक आपसे पैसा नहीं लेता है। ठीक है। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, currency and deposit are closely linked to the work of the modern banking system। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब जो आपका करेंसी है और जो डिपॉजिट है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, बहुत क्लोजली लिंक हैं। किसके साथ, वर्किंग के साथ, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम के साथ ये बहुत करीबी तौर पे जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस किस में से बन सकते हैं, है ना, हमें तो बोर्ड के अकॉर्डिंग देखना है।
तो बोर्ड के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि पहले के टाइम में जो कॉइन्स होते थे, अब यहाँ पर कुछ चीजें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहले के टाइम पे कॉइन्स किस किस के बने हुए होते थे? प्रीशियस मेटल्स के बने होते थे, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के। देन उसके बाद सेकंड चीज क्या है, ये वाली आपका ध्यान रखेंगे, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या क्या इंक्लूड होता है? पेपर नोट और कॉइन्स इंक्लूड होता है, ठीक है। देन इसके बाद आप नेक्स्ट पैरा आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि वाई इट इज एक्सेप्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। पेपर कॉइन्स और पेपर नोट्स और कॉइन्स को क्यों मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है? करेंसी को कौन ऑथराइज करता है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट होती है जो कंट्री की, वो ऑथराइज करती है, तभी वो करेंसी मानी जाती है, ठीक है। देन इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चीज है, यहां पर आपका एक क्वेश्चन है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला, द रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जो रुपी है उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे माना जाता है, क्यों? तो ये आपको मैंने 3 पॉइंट बताए थे, ये आप ध्यान रखेंगे कि इसे कौन कर इशू करता है? रिजर्व बैंक इशू करता है। किसके बिहाफ से करता है? सेंट्रल बैंक के बिहाफ से करता है, ठीक है। दूसरी चीज, कोई भी इंडिविजुअल अपनी करेंसी ऑर्गेनाइज क्या बोलते हैं, इशू नहीं कर सकता है, और इंडिया में कोई भी पेमेंट होगी वो रुपी में होगी, ठीक है। देन इसके बाद जो भी पेमेंट होगी इंडिया में वो रुपी में होगी, और लीगली कोई भी उसको लेने से मना नहीं कर सकता है। जितना भी काम होगा वो सब का सब किस में होगा? रुपी में ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद जब हमने इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमने देखी थी वो क्या है? हमारा डिमांड डिपॉजिट। ये ध्यान रखिएगा डिमांड डिपॉजिट क्या होती है। अब हमारा जो अकाउंट होता है बैंक में जो हमारा पैसा होता है उसको जब हम निकलवाते हैं, जब उसके लिए डिमांड क्रिएट करते हैं, तो उसको डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है, सिंपल। और इसके बाद चेक क्या होता है, ये अभी हमने देखा था यहाँ पे, ठीक है। ये बस छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो होपफुली आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्लियर। तो आई होप वीडियो पूरा समझ में आया होगा आपको बिना किसी दिक्कत के। अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स को आप पास कर सकते हैं, ये उतने ज्यादा से ज्यादा पास करिए। ओके, थैंक यू।